हेलो राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं निशा और आप जुड़ चुके हैं लाइव ड्रीम क्लासेज के अंदर। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र व उपयोगिता, जहां से आपको सीधे सीधे मिलने वाला है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर 4 नंबर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस टॉपिक को इस तरीके से क्लियर कराने वाली हूँ कि आप इस पर आधारित अप्लाइड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम शिक्षा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे, फिर जाके हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने वाले हैं। अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें तो वहाँ पर आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पेशली दिया हुआ है, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करके यह पता किया है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के, वो 99% चांस है कहाँ से आने के, शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक से आने के। बहुत ही कम चांस है, रेयर चांसेज है शिक्षा टॉपिक और मनोविज्ञान टॉपिक से आने के। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देख लेते हैं मैं आपको इस क्लास में किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको शिक्षा पढ़ाऊंगी, शिक्षा में आपके अर्थ, प्रकार और परिभाषाएं पढ़ाऊंगी। फिर आपके मनोविज्ञान पढ़ाऊंगी, मनोविज्ञान में विकास, परिभाषाएं, लक्ष्य, शाखाएं, संप्रदाय और शिक्षा को देन, मनोविज्ञान की शिक्षा को देन, यह हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम बताएं, उसके बाद में मैं आपको बता दूं, मैं इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाने वाली हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान में उसका अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे, अवयव या तत्व पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, शिक्षा के लिए उसकी उपयोगिताएं पढ़ेंगे, इसके अलावा शिक्षार्थी के लिए उपयोगिताएं पढ़ेंगे, उसके अलावा क्षेत्र और विषय सामग्री पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में भी आपके शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अर्थ अंतर हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा शिक्षा। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसके अलावा एजुकेशन शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम या एडुकेयर या एडुसियर से मानी जाती है। एडुकेटम की बात करें तो इसका अर्थ होता है अंदर से बाहर करना। इसके अलावा एडुकेटम शब्द ई प्लस ड्यूक्यो से मिलकर बना है। इसके अलावा एडुकेयर की बात करें तो उसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। और एडुसियर की बात करें तो इसका अर्थ होता है विकसित करना। ये आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि एडुसियर का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, विकसित करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जॉन डीवी को आपके प्रथम शिक्षाविद माना जाता है। जॉन डीवी को क्या माना जाता है, प्रथम शिक्षाविद माना जाता है। इसके अलावा जॉन डीवी की पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम है शिक्षा तथा समाज। शिक्षा तथा समाज किसी पुस्तक है, जॉन डीवी की पुस्तक है। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी है, तो किसने दी है, जॉन डीवी ने दी है। इसके अलावा जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। किस शिक्षा का समर्थन करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो उस जो वह शिक्षा जिसमें बच्चा सक्रिय होता है, न कि शिक्षक सक्रिय होता है। कौन सक्रिय होता है, बच्चा सक्रिय होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीखने के तत्व। सीखने के तत्व जो है, जॉन एडम्स 2 तत्व बताता है, जबकि जॉन डीवी 3 तत्व बताता है। जॉन एडम्स 2 तत्व कौन से बताता है, शिक्षक तथा छात्र, जबकि जॉन डीवी 3 तत्व बताता है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसने एक्स्ट्रा चीज क्या ली है, पाठ्यक्रम ली है। इसके अलावा जॉन डीवी छात्र को जो है, शिक्षार्थी को जो है सक्रिय विद्यार्थी मानता है। भाई मैंने बता ही दिया है आपको कि भाई ये बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है कौन, जॉन डीवी। तो छात्र को क्या मानेगा, सक्रिय विद्यार्थी मानेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं आपके शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का एक पढ़ेंगे हम संकीर्ण अर्थ और एक पढ़ेंगे व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ की बात करें तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ माना जाता है विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा। भाई हम नॉर्मली शिक्षा जो है विद्यालय में जो पढ़ते हैं उसको शिक्षा मानते हैं, जबकि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा वो होती है जो हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, वो शिक्षा होती है। शिक्षा के द्वारा हमारा सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन संकीर्ण अर्थ की बात करें तो केवल विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा को संकीर्ण अर्थ लिया गया है, और संकीर्ण अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है 3R के द्वारा। 3R का मतलब है राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक, लिखना, पढ़ना और गणना करना। शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षक का व्यापक अर्थ जो है महात्मा गांधी ने दिया है। किस रूप में दिया है, 4H के रूप में दिया है। यहाँ पर 4H का मतलब क्या है, हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। हेड का जो आशय लिया गया है वो मानसिक विकास से लिया गया है।
हार्ट का जो संबंध है वो भावात्मक विकास से लिया गया है। हैंड का जो अर्थ है वो क्रियात्मक विकास से लिया गया है। भाई हाथों से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो क्रियात्मक विकास और हैंड जो दोनों आपस में क्या है, संबंधित है। इसके अलावा हेल्थ का जो संबंध है वो आपके शारीरिक विकास से लिया गया है। ठीक है, तो आपके शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो क्या हो गया, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा। जीवन पर्यंत, वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चले, तो शिक्षा का क्या हो गया, व्यापक अर्थ। और किसने दिया, महात्मा गांधी ने शिक्षा का व्यापक अर्थ दिया। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के 3 प्रकार माने गए हैं। एक है आपके औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, वह शिक्षा जो निर्धारित समय और स्थान पर प्राप्त की जाती है, वो होगी आपके औपचारिक शिक्षा। जैसे कि विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो औपचारिक शिक्षा मानी जाती है। उसके बाद बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसमें समय व स्थान निश्चित नहीं होता है। जैसे कि परिवार में प्राप्त शिक्षा, भाई आपके परिवार में आपके माता के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, किसी के भी द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, उसमें आपको ये थोड़ी देखेंगे भाई 4 बजेंगे जब जाके आपको शिक्षा दी जाएगी। भाई टाइम निश्चित नहीं होता है, स्थान निश्चित नहीं होता है, तो वो आपके हो गई अनौपचारिक शिक्षा। फिर आप बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो वह शिक्षा जो दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है, दूरस्थ स्थान। दूरस्थ स्थान से यहाँ पर आशय है जैसे कि हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं घर बैठे मोबाइल के थ्रू, जैसे कि पत्राचार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे कि टीवी समाचार। तो ये हो गई आपके निरौपचारिक शिक्षा। फिर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की परिभाषाएं, जो कि बहुत से व्यक्तियों के द्वारा दी गई है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। पहले बात करें तो महात्मा गांधी क्या परिभाषा दे रहे हैं शिक्षा की। महात्मा गांधी बोल रहे हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है, विकास की अभिव्यक्ति से है। तो यहाँ पर किस विकास की बात कर रहे हैं, सर्वोत्तम विकास की बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी ने शिक्षा का व्यापक अर्थ दिया। व्यापक अर्थ में क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास बालक का होता है। तो यहाँ पर भी ये परिभाषा में यही बोल रहे हैं कि क्या होता है, सर्वोत्तम विकास होता है किससे, शिक्षा से। फिर बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक जो हैं ये शिक्षा की और कृषि की तुलना करते हैं। ये बोलते हैं कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। तो ये कृषि और शिक्षा की क्या कर रहे हैं, आपस में तुलना कर रहे हैं। फिर बात करते हैं आपके पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी बोलता है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन प्रगतिशील विकास है। कैसा विकास है भाई, स्वाभाविक विरोधहीन प्रगतिशील विकास है। किसका, बालक की जन्मजात शक्तियों का। किसका, बालक की जन्मजात शक्तियों का। तो आपको परिभाषाओं में कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि आपको थ्योरी पेपर तो देना नहीं है कि जो वही इनको लिखना पड़ेगा। आपको एक एक कीवर्ड इनमें से याद रह जाएगा, तो आपके एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आप देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पेस्टोलॉजी में आप जन्मजात शक्तियों को याद रखेंगे और उनका विकास कैसे हो रहा है, स्वाभाविक विरोधहीन प्रगतिशील विकास हो रहा है। विरोधहीन को आप समरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, विरोधहीन के स्थान पर क्या आ सकता है, समरस आ सकता है। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो बोल रहा है कि शिक्षा जो है वो व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। व्यक्तिकरण के द्वारा जो है व्यक्तिगत उन्नति होती है और समाजीकरण के द्वारा समाज उपयोगिता बढ़ती है, किसकी, व्यक्ति की। अब व्यक्तिकरण क्या है, व्यक्ति का खुद के अनुसार ढालना, स्वयं को खुद के अनुसार ढालना क्या है, व्यक्तिकरण है। जबकि समाजीकरण क्या है, समाज के अनुसार व्यक्ति का ढलना क्या है, समाजीकरण है। तो व्यक्तिकरण के द्वारा व्यक्तिगत उन्नति होगी और समाजीकरण के द्वारा क्या होगी, समाज उपयोगिता बढ़ेगी। तो दोनों में जो है समन्वय स्थापित होना जरूरी है। तो शिक्षा के द्वारा यह कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, शिक्षा के द्वारा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया है शिक्षा, जो कि व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। ऐसा बोल रहे हैं क्रो एंड क्रो। फिर बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो ये बोल रहे हैं शिक्षा अंतर्निहित शक्ति व बाह्य जगत में क्या करती है, समन्वय स्थापित करती है। क्या बोल रहे हैं, समन्वय स्थापित करती है, किसमें, अंतर्निहित शक्ति और बाह्य जगत में। तो यहाँ पर याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ स्पेंसर में से आ रहा है, और यहाँ पर समन्वय में भी क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो यहाँ पर स्पेंसर में क्या आएगा, समन्वय आएगा। समन्वय किसमें स्थापित हो रहा है, अंतर्निहित शक्ति और बाह्य जगत में। इसे आप याद रख सकते हैं।
तो ये आपके जो शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप धीर सिंह सर की बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं, उसमें और भी परिभाषाएँ आपको मिल जाएगी। मैंने उसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेज़ नहीं हैं, उसमें से मतलब आपको मक्खन निकाल के मैंने नोट्स बनाए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें मैं सारी लेके आ गई हूँ। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि भाई बहुत कम मैटर है, तो आप बुक्स फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि मेरे इस नोट्स से बाहर क्वेश्चन जाएगा। बाहर जाने का बहुत ही रेयर चांसेज है, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी प्लस लॉगस से हुई है, जहाँ पर साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है विज्ञान या बातचीत। ठीक है, अगर आपको एग्जाम के अंदर ग्रीक नहीं मिले, क्या नहीं मिले, ग्रीक नहीं मिले, यूनानी नहीं मिले, तो आपको क्या कर देना है, लैटिन कर देना है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे काफ़ी एग्जाम्स में होता है कि आपको ग्रीक नहीं मिलेगा तो आपको लैटिन करना है। अगर आपको ग्रीक और लैटिन दोनों मिल रहा है तो आपको ग्रीक करना है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ये आपके इम्पोर्टेंट है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो रुडोल्फ गोएकले ने किया। किस पुस्तक में किया, तो उनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। पुस्तक किसकी है, रुडोल्फ गोएकले। कब प्रकाशित हुई, 1590 में। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकले ने 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। फिर बात करते हैं मनोविज्ञान का आदि जनक किसको माना जाता है, या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। लेकिन जो आपका कौलसनिक महोदय हैं, वो प्राचीन मनोविज्ञान का या आदि जनक मानते हैं मनोविज्ञान का, किसको, प्लेटो को मानते हैं। कौन, कौलसनिक। कौलसनिक जो हैं वो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को माना जाता है। किसको माना जाता है, विलियम वुंड को माना जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि अमेरिका में जो है मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। कहाँ, अमेरिका में। इसके अलावा आपसे पूछे डीसी बर्नलाइनर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। आपको डीसी बर्नलाइन के अनुसार पूछ ले चाहे अमेरिका में पूछ ले, तो क्या बताना है, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स बताना है। अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि भाई मनोविज्ञान का जनक बताइए, तो कौन बताना है, विलियम वुंट बताना है। इसके अलावा आपसे पूछे टॉक टू टीचर्स किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे डीसी बर्नलाइनर की पुस्तक है। इसके अलावा टॉक टू टीचर जो ये पुस्तक है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है, प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रयोगात्मक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है। तो प्रयोगात्मक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट को माना जाता है। किसको माना जाता है, विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट की बात करें तो इन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। ये आपके इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो पूरा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है अभी, ये आपके इम्पोर्टेंट है। आपसे 1879 ईस्वी की जगह पर 19वीं सदी भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर। तो आपको याद रखना है कि विलियम वुंट ने 1879 में या 19वीं सदी में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसके बाद बात करें मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक क्या कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके लेखक कौन है, विलियम जेम्स इसके लेखक है, जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1890 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भारत में जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई है। भाई वो तो जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापना हुई है, कब, 1879 में। अब बात कर रहे हैं भारत की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो कब स्थापित हुई है, तो 1915 में। कहाँ हुई है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक पूर्व वैज्ञानिक काल और एक है आपके वैज्ञानिक काल। जो है 1878 तक, जो 1878 से पहले का जो काल है वो पूर्व वैज्ञानिक काल माना जाता है। किसका, मनोविज्ञान के इतिहास का। जबकि 1879 के बाद का जो काल है वो आपके वैज्ञानिक काल माना जाता है।
तो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान के इतिहास का वैज्ञानिक काल कब से प्रारंभ हुआ, तो 1879 से। कब से प्रारंभ हुआ? 1879 से। ऊपर का आप याद रखो, ये ना रखो, लेकिन ये आपको याद रखना है, 1879 से वैज्ञानिक काल प्रारंभ होता है किसका? मनोविज्ञान का। फिर आपके बात करते हैं, एबिंगहॉस जो है एक स्टेटमेंट देता है मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। क्या बोलता है कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, परंतु इसका अतीत या भूतकाल बहुत लंबा है या बहुत प्राचीन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जो विकास है वो किस तरीके से होता है। तो मनोविज्ञान का जो विकास है वो सबसे पहले 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा के विज्ञान के रूप में होता है, जिसके समर्थक आपके प्लेटो, अरस्तू और डेकार्ते होते हैं। कौन होते हैं? प्लेटो, अरस्तू और डेकार्ते। प्लेटो ने जो है आत्मा का सर्वप्रथम विचार दिया। सर्वप्रथम आत्मा का विचार किसने दिया? प्लेटो ने दिया। इसके अलावा प्लेटो का शिष्य था अरस्तू। अरस्तू ने प्लेटो से प्रभावित होकर आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में प्रारंभ किया। अरस्तू ने क्या किया भाई? आत्मा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। किस रूप में? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में प्रारंभ कर दिया। अरस्तू की पुस्तक का नाम आपसे पूछे तो क्या है? डी एनीमा। डी एनीमा। फिर आपसे बात करें, डेकार्ते महोदय ने आत्मा का जो अध्ययन है उसको भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। किससे जोड़ने का प्रयास किया? भौतिक विज्ञान से। अब जब भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया तो जो और मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा भाई आत्मा तो एक क्या है? ध्रुव वस्तु है। किसने कहा ऐसा? रॉस ने कहा। रॉस नाम का मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा कि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है, जिसे देखा, छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता है, अर्थात अप्राप्य वस्तु है क्या? आत्मा। जबकि आप लोग तो इसको भौतिक विज्ञान से जोड़ रहे हैं, और भौतिक विज्ञान तो एक ऐसा विषय है जिसमें उन विषयों का अध्ययन किया जाता है, उन वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकता है जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। तो आप भाई आत्मा के अध्ययन को या फिर आप मनोविज्ञान को इस भौतिक विज्ञान से कैसे जोड़ रहे हैं? आप मनोविज्ञान को जो है आत्मा के अध्ययन के रूप में कैसे जोड़ रहे हैं? तो उन्होंने आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को क्या कर दिया? नकार दिया, विरोध कर दिया। तो आलोचक कौन कौन हुए? रॉस हुआ, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा। ठीक है। तो भाई अब मनोविज्ञान का विकास किस रूप में होता है आगे? तो अब 17वीं शताब्दी के अंदर जो है मनोविज्ञान का विकास मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में होता है, जिसका जो है समर्थक कौन है? पंपानोजी है। पंपानोजी ने जो मनोविज्ञान है उसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। कब? 17वीं शताब्दी के अंदर। जिसका मत समर्थन किसने किया भाई? हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा। जो ये चारों के चारों थे आपके, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, ये आपके क्या कर रहे हैं? मन या मस्तिष्क का विज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा थॉमस रीड भी समर्थन कर रहा है, वर्कले समर्थन कर रहा है। ठीक है ना। फिर पहली बार जो है मन शब्द का प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने किया। मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने किया। पहली बार जो है कांट नामक विद्वान ने कहा था कि इस विषय वस्तु को मन का विज्ञान कहा जाना चाहिए। किस विषय वस्तु को भाई? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? कांट नामक विद्वान ने कहा। व्यवस्थित रूप में अगर मन मस्तिष्क का विज्ञान की बात करें तो किसने परिभाषित किया? परिभाषित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पंपानोजी को दिया जाता है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही लिख रखा है भाई। मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान को परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है वो पंपानोजी को दिया जाता है, पंपोनोजी को दिया जाता है। अब यहाँ पर वही मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान की परिभाषा को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया भाई? भाई मनोवैज्ञानिकों ने, जो आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि मन जो है वो तो एक हो ही नहीं सकता है, वो कभी कहीं पहुँच जाता है, कभी कहीं पहुँच जाता है। मन तो जो है स्थिर ही नहीं है, ना मन को हम देख सकते हैं। मन कितने हैं, मन की जो है हम गणना नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते मन कितने हैं। तो भाई हम कैसे जो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मान लें? तो यहाँ पर मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी जो है परिभाषा है वो वैलिड नहीं हो पाई। तो फिर आगे देखते हैं कि आगे किस विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया। फिर वही आपके 19वीं शताब्दी आ जाती है। 19वीं शताब्दी में आपके मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इस चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते ही मनोविज्ञान की जो है स्वतंत्र विषय के रूप में उत्पत्ति भी मानी जाती है। किसके रूप में? स्वतंत्र विषय के रूप में।
इसका जो है चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया? तो विलियम बोन टिचेनर, विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइव्स, चैडविक, इन सब ने क्या किया? चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा का समर्थन किया। जो है यहाँ पर चेतना के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान की परिभाषा को बहुत ही कम लोगों ने स्वीकार किया। सिगमंड फ्राइड ने बोला कि भाई मन दो प्रकार का है, चेतन मन और अचेतन मन। अगर चेतन मन की बात करें तो केवल 10% पार्ट ही जो है चेतन मन होता है, जबकि 90% पार्ट क्या होता है? अचेतन मन होता है। तो भाई आप मनोविज्ञान को चेतन मन क्यों बोल रहे हैं, आप अचेतन मन क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई चेतन मन तो सिर्फ 10% है, जबकि अचेतन मन कितना है? 90% है। तो वही चेतना के विज्ञान के रूप में भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। चेतना के विज्ञान के अभिप्राय को बहुत से लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए 1890 से 1905 ईस्वी तक का जो काल है वो मनोविज्ञान के अर्थ का बंजर काल माना जाता है। आपसे पूछे कि मनोविज्ञान के अर्थ का बंजर काल माना गया है तो 1890 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। कब से कब तक माना गया है? 1890 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। 1905 में क्या होता है भाई? 1905 में मैकडुगल जो है प्रेरकीय सिद्धांत देता है। कौन सा सिद्धांत देता है? प्रेरकीय सिद्धांत देता है। तो 1890 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक मनोविज्ञान के अर्थ का बंजर काल माना जाता है। यहाँ पर मनोविज्ञान को किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया गया। इसके अलावा आलोचना में जो है चेतना के विज्ञान की आलोचना किस किसने की? सिगमंड फ्राइड ने की। सिगमंड फ्राइड ने जो है 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय दिया। इसके अलावा मैकडुगल ने आलोचना की किसकी? चेतना के विज्ञान की। इन्होंने 1905 में जो है प्रेरकीय संप्रदाय को परिभाषित किया। सिगमंड फ्राइड की अगर बात करें तो इन्होंने 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय दिया, जिसमें इन्होंने जो मन है या चेतना है उसको 3 रूपों में परिभाषित किया। मेन रूप से तो इन्होंने 2 ही रूप में परिभाषित किया था, एक चेतन और एक अचेतन। 10% भाग या 1/10 भाग माना जाता है चेतन मन, और 9/10 भाग या 90% भाग माना जाता है अचेतन मन। इन्होंने अर्धचेतन जो है उसको बहुत ही कम माना, या इसको नेग्लेक्ट भी मान सकते हैं। मेन इन्होंने 2 बताए, चेतन और अचेतन। तो इन्होंने चेतना के 3 रूप बता दिए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है। 1905 ईस्वी में जो है बात करें तो इंग्लैंडीय मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडुगल ने प्रेरकीय संप्रदाय दिया। कौन सा संप्रदाय दिया? प्रेरकीय संप्रदाय। किसने? विलियम मैकडुगल ने। इनकी पुस्तक है विलियम मैकडुगल की, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडुगल की पुस्तक है। विलियम मैकडुगल ने जो है अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की आलोचना की और क्या कहा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या बोला? कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। तो भाई आपके आत्मा के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया, मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी परिभाषा को स्वीकार नहीं किया, चेतना के विज्ञान के रूप में भी परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। तो भाई अब आगे आपके 20वीं सदी आती है, जिसके अंदर आपके मनोविज्ञान को ही परिभाषा दी जाती है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। वही 1913 ईस्वी के अंदर वॉटसन महोदय के द्वारा, जेवी वॉटसन के द्वारा व्यवहारवाद संप्रदाय दिया जाता है, और व्यवहारवाद संप्रदाय देते ही जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो 20वीं सदी के अंदर जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि व्यवहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकडुगल ने 1908 में, विलियम मैकडुगल ने 1908 में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा? तो व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम आपके 1911 में पिल्सवल्ली ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में व्यवहार का विज्ञान कहा। किसको? मनोविज्ञान को। जबकि व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वॉटसन को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की। किसने? वॉटसन ने। वॉटसन जो है वो कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। क्या है? व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। वॉटसन की बात करें आपके, तो इन्हें 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का चमकता सितारा।
इसके अलावा व्यवहार के विज्ञान का समर्थक किया। मनोविज्ञान की परिभाषा को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया किस किसने? मैकडूगल ने। मन, हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वेल्ड, गुथरी, क्रो एंड क्रो, क्वाल्सनिक, बोरिंग, मर्फी, लैकफील्ड। कहने का मतलब ये है कि आपको ये इतने सारे समर्थक को याद नहीं करने। अब तक जो है आलोचक कोई हुआ ही नहीं है व्यवहार के विज्ञान का, तो आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है कि व्यवहार के विज्ञान के समर्थक कौन कौन है। आपसे बस ये पूछेंगे व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? वॉटसन को दिया जाता है। और वर्तमान में जो है मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान माना जाता है। यहाँ पर एक शब्द और ऐड हो गया है वर्तमान के अंदर, क्या? अनुभव। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान माना जाता है किसको? मनोविज्ञान को। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अर्थयात्रा परिभाषा। मनोविज्ञान की अर्थयात्रा परिभाषा वुडवर्थ ने दी। वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के स्वरूप या ढंग को अपनाता है। ठीक है, वॉटसन क्या कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। अभी अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि वॉटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। फिर बात करते हैं मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल बोलते हैं कि मैकडूगल ने मनोविज्ञान को सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा तथा 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। हमने अभी पढ़ा था व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। कब किया? 1908 में किया। इसके अलावा इन्होंने एक परिभाषा और दी है, क्या? कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। फिर आपके मन क्या कहते हैं? मन एक मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। किससे है? व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। फिर आपके आते हैं स्किनर महोदय। स्किनर महोदय बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। किसमें? जीवन की सभी परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी परिभाषाएं कौन याद करेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक स्पेशली गया है तो आपके बहुत ही रेयर चांसेज है कि परिभाषा, ये स्टार्टिंग का जो मैटर है आपके शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही रेयर चांसेज है। आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इम्पोर्टेंट, वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक स्टार्ट होगा अपना, उसमें आपके 99% चांस है क्वेश्चन आने के। ठीक है ना, इनमें परिभाषाओं में आपको कीवर्ड याद रखने हैं। ठीक है ना, कीवर्ड याद रखने हैं। अब आपकी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पर आपको व्यवहार और संबंध, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का जो अध्ययन है, ऐसे कीवर्ड आपको याद रखने हैं। फिर आपके फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो हैं वो बोलते हैं कि मनोविज्ञान अचेतन का अध्ययन है। मैंने आपको बताया अभी, इन्होंने चेतन और अचेतन करके बताया। तो अचेतन को उन्होंने 90% माना जबकि चेतन को 10% माना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो अचेतन हुआ, अचेतन का पार्ट ज़्यादा है तो चेतन के रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए, न कि चेतन के रूप में। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान अचेतन का अध्ययन है, न कि चेतन का अध्ययन। फिर आपके कॉल्शनिक महोदय क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है या योगदान देता है। ठीक है, तो ये तो आपकी मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंट जो प्रमुख परिभाषाएं थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान के लक्ष्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है मापन एवं वर्णन किया जा सकता है मनोविज्ञान के द्वारा। मनोविज्ञान का लक्ष्य प्राणी के व्यवहार, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना तथा फिर से उसे मापन करना होता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे कि चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक होता है। तो मनोविज्ञान क्या करता है भाई? मनोविज्ञान के थ्रू मापन एवं वर्णन किया जा सकता है। इसके अलावा मनोविज्ञान के द्वारा पूर्वानुमान मतलब भविष्यवाणी, पहले ही अनुमान लगाना एवं नियंत्रण करना किया जा सकता है। फिर है आपके मनोविज्ञान के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। किसकी? मानव व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है मनोविज्ञान की सहायता से।
तो ये आपके मनोविज्ञान के क्षेत्र कंप्लीट हो गए हैं। फिर आपके है मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की जो मुख्य रूप से हैं वो दो शाखाएं हैं, सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। इसके अलावा अन्य शाखा में आपके पशु मनोविज्ञान हम पढ़ सकते हैं। मेन तो दो ही हैं, सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें आपके शिक्षा मनोविज्ञान को रखा गया है, व्यावसायिक मनोविज्ञान को रखा गया है, धर्म मनोविज्ञान को रखा गया है। आपको इनसे तो कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान से, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान के अंतर्गत माना जाता है? सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। और आपसे पूछे कि मानसिक रोगों का जो अध्ययन है, मानसिक रोगों का जो अध्ययन है वो किस मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान के अंदर। आपसे पूछे कि असामान्य मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप बताएंगे सिगमंड फ्राइड। ठीक है, और अन्य शाखा आपके है ये पशु मनोविज्ञान। फिर आप जो है इसको अन्य तरीके से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, किसको? मनोविज्ञान को। तो अन्य वर्गीकरण में हम एक पढ़ने वाले हैं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी। इसके अलावा सेकंड पढ़ने वाले हैं शुद्ध मनोविज्ञान या सैद्धांतिक मनोविज्ञान, प्योर साइकोलॉजी। आपको ये तो मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया है, बाकी ध्यान में आपको यहाँ पर सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर रखा गया है। बाकी तो आप ये देख सकते हैं कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के अलावा नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, फॉरेंसिक मनोविज्ञान, सेना मनोविज्ञान इनको रखा गया है। और शुद्ध मनोविज्ञान की बात करें या सैद्धांतिक मनोविज्ञान या प्योर साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें आपके विकासात्मक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान आते हैं। ठीक है, याद आपको रखना है शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हम विभिन्न मनोविज्ञानों के बारे में जानेंगे कि भाई क्या है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या है पशु मनोविज्ञान, क्या है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, क्या है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान आपके क्या है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जिसके शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है जिसके अंतर्गत शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फिर आपके पशु मनोविज्ञान क्या है? तो पशु मनोविज्ञान की बात करें तो इसका प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का वर्णन या अध्ययन, इसके अलावा कारण, पूर्वकथन व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? पशु मनोविज्ञान के अंदर। फिर है आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे तो इसके प्रतिपादक हैं आपके जीन प्याजे। कौन है? जीन प्याजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे कि प्रत्यक्षण, अधिगम, तर्क, चिंतन, स्मृति, कल्पना, समस्या समाधान, संप्रत्यय निर्माण आदि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या हैं? जिसमें हमारी मानसिक शक्ति का प्रयोग होता है। तो आपके अधिगम, तर्क, चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षण, कल्पना, समस्या समाधान, संप्रत्यय निर्माण, ये सभी किसमें आती हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंदर। और इनका अध्ययन किया जाता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर, जिसके जनक हैं आपके जीन प्याजे। फिर है आपके विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो इसे बोलेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिनके प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक भी जीन प्याजे हैं। जीन प्याजे ने इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बालक बालिकाओं के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात। फिर है आपके व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं तथा समानताओं का अध्ययन किया जाता है। भाई सभी व्यक्ति जो हैं विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसके अंदर, इसके अलावा कुछ ना कुछ उनमें समानताएं भी पाई जाती हैं थोड़ी बहुत। तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान जो है इसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं तथा समानताओं का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तित्व के शील गुणों, विशेषकों तथा मांगों के मापन से भी संबंधित होता है। फिर आपके बात करें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इनके प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंट को। कौन माना जाता है? विलियम वुंट। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रयोगों के आधार पर पशु पक्षियों एवं मानव के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसके आधार पर? प्रयोगों के आधार पर अध्ययन किया जाता है।
फिर है आपके परामनोविज्ञान, जिसे अतीन्द्रिय मनोविज्ञान भी बोलते हैं, जिसका प्रतिपादन जे.बी. रायन ने किया। परमनोविज्ञान के अंतर्गत मन से परे विषयों का अध्ययन किया जाता है, अलौकिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, पुनर्जन्म, टेलीपैथी जैसी अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपके नैदानिक मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको असामान्य व्यवहार से संबंधित रोगों और समस्याओं के कारणों का पता लगाना तथा उपयुक्त आवश्यकतानुसार निर्देश देना। नैदानिक मनोविज्ञान में क्या होता है, कारण खोजे जाते हैं, किस चीज़ के कहाँ दिक्कत आ रही है, या फिर रोगों या समस्याओं का क्या किया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैदानिक मनोविज्ञान के अंदर कारणों का पता लगाना। और किसके कारणों का पता लगाना, वही समस्या कहाँ आ रही है, रोग का कारण क्या है, ये आपके आ गया नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड हैं। कौन है, सिगमंड फ्राइड। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करें तो मैंने प्रमुख संप्रदाय यहाँ पर लिख दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पहला संप्रदाय है संरचनावाद, जिसको बोलते हैं अस्तित्ववाद। इस संप्रदाय का जो है जनक किसको माना जाता है या समर्थक किसको माना जाता है, इस संप्रदाय का विकास का श्रेय किसको जाता है, तो विलियम वुंट और टिचेनर। संरचनावादी या अस्तित्ववाद संप्रदाय का जो विकास का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, विलियम वुंट और टिचेनर। फिर है आपके प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय, इसका जो है समर्थक किसको माना जाता है या इससे संबंधित जो है मनोवैज्ञानिक के कौन कौन हैं, वो हैं विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, एच.ए. कार। कौन कौन है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, एच.ए. कार। फिर है आपके व्यवहारवाद। क्या है, व्यवहारवाद की बात करें तो ये जो संप्रदाय है ये 1913 में दिया गया, किसके द्वारा, जे.बी. वॉटसन के द्वारा। इसके अलावा व्यवहारवाद से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है उनमें और कौन कौन आते हैं, बी.एफ. स्किनर आते हैं, गुथरी आते हैं, हल आते हैं। इसके अलावा बी.एफ. स्किनर को जो है मूल या मौलिक व्यवहारवादी माना जाता है। इसके अलावा आपसे परवर्ती व्यवहारवादी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो स्किनर, गुथरी और हल। फिर आपके गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, इसके जो हैं समर्थक जो हैं वो कौन कौन है, मैक्स बर्दीमर, कोहलर, कोपका, कुर्ट लेविन। कौन कौन है गेस्टाल्टवाद से संप्रदाय से संबंधित मनोवैज्ञानिक, मैक्स बर्दीमर, कोहलर, कोपका, कुर्ट लेविन। फिर आपके संज्ञानवाद संप्रदाय, इसका जो है समर्थक कौन कौन है, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। कौन कौन है संज्ञानवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। फिर आपके मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, जो किसने दिया है, आपके सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। फिर है आपके प्रेरकीय संप्रदाय, जो किसने दिया है, आपके विलियम मैकडोगल ने। किसने दिया है, विलियम मैकडोगल ने। इन्होंने 14 प्रकार के क्या बताए हैं, मूल प्रवृत्ति और संवेग। क्या बताएं, मूल प्रवृत्ति और संवेग। फिर है आपके साहचर्यवाद संप्रदाय, ये किसने दिया है, जॉन लॉक ने। फिर है आपके मानवतावाद संप्रदाय, जो किसने दिया है, इब्राहिम मैस्लो ने। मानवतावाद संप्रदाय किसने दिया है, इब्राहिम मैस्लो ने। फिर है समाजशास्त्रीय संप्रदाय, जो किसने दिया है, एरिक फ्रॉम और कैरन हार्नी। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक संप्रदाय को। फिर है आपका संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय। संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है या जो प्रतिपादन इसका किया है वो किसने किया है, विलियम वुंट और टिचेनर। विलियम वुंट और टिचेनर की बात करें तो इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर स्वतंत्र विषय बनाया तथा मनोविज्ञान के स्वरूप को क्या बना दिया, प्रयोगात्मक बना दिया। क्या बना दिया, प्रयोगात्मक बना दिया। इसके अनुसार, किसके अनुसार, संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, चेतना है। क्या है, चेतना है। हमने पढ़ा जब चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया मनोविज्ञान को, तब से ही मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, स्वतंत्र विषय माना जाता है। इसका जो स्वरूप है वो क्या हो गया, प्रयोगात्मक हो गया। तो यहाँ पर भी हम यही पढ़ रहे हैं
क्योंकि विलियम वुंट और टिचेनर ने ही जो है चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था मनोविज्ञान को। इसके अलावा बात करें तो संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय अंतःनिरीक्षण विधि पर क्या देता है, बल देता है। और संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय इस कथन का विरोध करता है कि ज्ञान विद्वान है, विश्वसनीय है तथा उसको प्राप्त करना ही क्या है, अधिगम है। इसका क्या करता है, विरोध करता है। इसके अलावा संरचनावाद संप्रदाय में शिक्षा को मानसिक प्रक्रिया माना है। कैसी प्रक्रिया माना है, मानसिक प्रक्रिया माना है। व्यवहार की जो व्याख्या है उसमें आत्मनिष्ठता पर बल दिया है। किस पर बल दिया है, आत्मनिष्ठता पर बल दिया है। ये आपके संरचनावाद संप्रदाय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट संप्रदाय है आपके प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय, जिसका प्रतिपादक आपके विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। इसके अलावा विकास जो है जॉन डीवी, एंजिल, थॉर्नडाइक और एच ए कार के द्वारा किया गया। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन कौन हो गए, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल, थॉर्नडाइक, एच ए कार। प्रकार्यवाद संप्रदाय में अंतःनिरीक्षण विधि पर बल दिया जाता है, मानसिक क्रिया को द्वैतवादी माना जाता है, वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। फिर है आपके व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय जो है 1913 ईस्वी में जेबी वॉटसन के द्वारा दिया गया। जेबी वॉटसन का संबंध अमेरिका से है। इसके अलावा व्यवहारवाद संप्रदाय जो है इसकी स्थापना संरचनावाद और प्रकार्यवाद संप्रदाय के विरोध में हुई। कौन से संप्रदाय के विरोध में स्थापना हुई, व्यवहारवाद संप्रदाय की। संरचनावाद और प्रकार्यवाद संप्रदाय के विरोध में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा व्यवहारवाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का द्वितीय बल माना जाता है। क्या माना जाता है, मनोविज्ञान का द्वितीय बल माना जाता है। इसके अलावा आपसे पूछे मूल या मौलिक व्यवहारवादी कौन है, तो बीएफ स्किनर को मूल या मौलिक व्यवहारवादी माना जाता है। आपसे प्रारंभिक व्यवहारवादी पूछे तो कौन है, एपी विश, लैशले, हंटर, हॉस्ट। उत्तर व्यवहारवादी पूछे तो गुथरी, हल, स्किनर। परवर्ती व्यवहारवादी पूछे तो स्किनर, गुथरी और हल। ठीक है, उत्तर व्यवहारवादी और परिवर्ती व्यवहारवादी दोनों क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट चलते हैं। व्यवहारवाद संप्रदाय का जो अन्य नाम है वह आपके पर्यावरणवाद जिसको बोला जाता है। वॉटसन द्वारा पर्यावरण या वातावरण के अधिक महत्व देने के कारण इसे पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। व्यवहारवाद को क्या कहा जाता है, पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। भाई व्यवहारवाद दिया किसने है, वॉटसन ने दिया है। और वॉटसन जो है वो पर्यावरण या वातावरण को क्या दे रहे हैं, अधिक महत्व दे रहे हैं। इस कारण व्यवहारवाद को क्या बोल रहे हैं, पर्यावरणवाद बोल रहे हैं। मनोविज्ञान को जो है विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला जो संप्रदाय है वो क्या है, व्यवहारवाद संप्रदाय है। इसके अलावा व्यवहारवाद संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है। भाषा विकास में अनुबंधन को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसमें, व्यवहारवाद संप्रदाय में भाषा विकास में अनुबंधन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वॉटसन ने जो है संवेगों को क्या माना है, जन्मजात माना है। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के संप्रत्यय को स्वीकार नहीं किया। जबकि आप पढ़ेंगे आगे कि जो विलियम मैकडूगल है वो आपके मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात मानता है और बोलता है कि मूल प्रवृत्तियों से किसकी उत्पत्ति होती है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग होते हैं। जबकि वॉटसन जो है वो मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय को अस्वीकार करता है और संवेगों को जन्मजात मानता है। जबकि विलियम मैकडूगल किसको जन्मजात मानता है, मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात मानता है। अभी हमने पढ़ा कि वॉटसन जो है वो वातावरण या पर्यावरण को महत्व दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि मानव व्यवहार जो है वो बाह्य कारकों या वातावरण से प्रभावित होता है, जबकि आंतरिक कारकों से प्रभावित नहीं होता है या कम प्रभावित होता है, जबकि बाह्य कारकों से वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होता है। इन्होंने जो है ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी। किसमें, व्यवहारवाद संप्रदाय में आपके ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी गई। और ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या कहती है, इस विचारधारा के अनुसार जन्म के समय बच्चा क्या होता है, कोरा कागज होता है। ब्लैक बॉक्स मतलब खाली होता है, वो कोरा कागज होता है। वह वातावरण और अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है। इसके अलावा वॉटसन की जो पुस्तक है वो है आपके व्यवहारवाद। इनकी पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है कि व्यवहारवाद जो पुस्तक है वो किसकी है, वॉटसन की है। वॉटसन का एक स्टेटमेंट है जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपके, मुझे चाहे जो बालक दे दो।
वॉटसन कहते हैं कि मुझे चाहे जो भी बालक दे दो, मैं उसको अपने अनुसार या आप जो कहेंगे उसको मैं वो बना दूंगा, क्योंकि ये किसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, ये वातावरण को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, न कि आंतरिक कारकों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ये बोल रहे हैं कोई भी बालक मुझे दे दो, मैं उसे जो चाहे बना दूंगा। फिर है आपके गेस्टोल्टवाद संप्रदाय। गेस्टोल्टवाद संप्रदाय की बात करें तो मूल प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर माना जाता है। इनके सहयोगी माने जाते हैं कॉलर, कॉफ्का, कुर्ट लेविन। इसके अलावा गेस्टोल्टवाद संप्रदाय मनोविज्ञान को जो है क्या कहता है कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मानसिक क्रियाओं का संगठन का विज्ञान है। फिर है आपके संज्ञानवाद संप्रदाय। इसका जो प्रतिपादक है वो जीन प्याजे ने किया। इसमें संज्ञानवाद में आपके मानसिक क्रियाओं जैसे कि तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, संप्रत्यय निर्माण, आत्मानुभूति, सूझ, अंतर्दृष्टि, विवेक को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। कौन? संज्ञानवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद संप्रदाय में मन की तुलना जो है कंप्यूटर से की गई है। किससे की गई है? कंप्यूटर से की गई है। संज्ञानवाद संप्रदाय को विकसित करने का जो श्रेय है वो मुख्य रूप से जीन प्याजे व नोम चॉम्स्की को जाता है। इसके अलावा संज्ञानवाद संप्रदाय को व्यवहारवाद के प्रति विद्रोह कहा जाता है। किसके प्रति विद्रोह? व्यवहारवाद के प्रति विद्रोह। क्या? संज्ञानवाद संप्रदाय। इसके अलावा संज्ञानवाद संप्रदाय में व्हाइट बॉक्स की, सफेद बॉक्स की अवधारणा दी, जबकि व्यवहारवाद संप्रदाय में ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी। संज्ञानवाद संप्रदाय कहता है कि मानव व्यवहार जो है वो आंतरिक कारकों से प्रभावित होता है, जबकि व्यवहारवाद संप्रदाय कहता है कि मानव व्यवहार बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। इस संज्ञानवाद संप्रदाय की जो है आलोचना की किसने? स्किनर ने। क्या कहा स्किनर ने? स्किनर ने अपने लेख में कहा कि क्यों संज्ञानवादी नहीं हूँ, क्यों संज्ञानवादी नहीं हूँ। ठीक है। फिर है आपके मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। आपके मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो 1900 ईस्वी के अंदर वियना ऑस्ट्रिया के निवासी सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय दिया गया। सिगमंड फ्राइड की बात करें तो ये एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक न होकर ये एक मनोचिकित्सक थे। क्या थे? मनोचिकित्सक। इसीलिए कहा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना किसी विश्वविद्यालय या प्रयोगशाला में न होकर चिकित्सा या निदान के क्षेत्र में हुई है। किसमें हुई है? चिकित्सा या निदान के क्षेत्र में। क्योंकि भाई सिगमंड फ्राइड जो है वो एक मनोचिकित्सक है, न कि एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक। इसके अलावा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल माना जाता है। मैंने आपको बताया व्यवहारवाद के अंदर की मनोविज्ञान का द्वितीय बल माना जाता है व्यवहारवाद को, जबकि मनोविज्ञान का प्रथम बल माना जाता है मनोविश्लेषणवाद को। इसके अलावा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो है 3 भाग है। इस सिद्धांत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है व्यक्तित्व की संरचना, और नंबर 2 है व्यक्तित्व की गतिकी, नंबर 3 है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। इन तीनों को जो है डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंदर। कौन से टॉपिक के अंदर? व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंदर। और इसके अलावा मैंने आपको एक जगह लिख दिया है तीनों को कि भाई मनोविज्ञान का प्रथम बल है मनोविश्लेषणवाद, द्वितीय बल है व्यवहारवाद और तृतीय बल है मानवतावाद। तो आपको याद हो गया होगा। फिर है आपके प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय की बात करें तो भाई प्रेरकीय संप्रदाय की बात करें तो 1905 के अंदर 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल के द्वारा प्रेरकीय संप्रदाय दिया गया। प्रेरकीय संप्रदाय के अनुसार मनुष्य में जन्मजात मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। कैसी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है? जन्मजात मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, अर्थात मनुष्य जन्मजात प्रेरक जीव है। कैसा जीव है? जन्मजात प्रेरक जीव है। इन्होंने 14 प्रकार की, कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया। और हम इन मूल प्रवृत्तियों को और इनसे संबंधित संवेगों को किस यूनिट में पढ़ेंगे? अभिप्रेरणा वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है आपके साहचर्यवाद संप्रदाय। इसका प्रतिपादक जॉन लॉक के द्वारा किया गया। साहचर्यवाद का प्रतिपादक जॉन लॉक। साहचर्यवाद संप्रदाय में अनुभव पर बल दिया जाता है। फिर है आपके मानवतावाद संप्रदाय, जिसका प्रतिपादक आपके इब्राहिम मैस्लो ने किया गया है। मानवतावाद का आप कैसे याद रखेंगे? मैथ से मानवतावाद, मैं से मैस्लो। इसमें मनोविज्ञान को जो है तृतीय बल माना गया है मानवतावाद को। अन्य मानवतावादियों में आप पढ़ेंगे कार्ल रॉजर्स और है GH मीड। ठीक है।
तो आपके इम्पोर्टेंट संप्रदाय तो मैंने करा दिए हैं, शेष जो बच रहे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर अगला टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान की शिक्षा को देन क्या है, आखिरकार शिक्षा में क्या भूमिका निभाई है मनोविज्ञान ने। तो वही हम बात करते हैं कि शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है किसको, मानव व्यवहार को। किसको माना जाता है, मानव व्यवहार को। छात्रों की क्षमताओं व भिन्नताओं का विश्लेषण करने में उपयोगी है क्या, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, ये भी क्या है, मनोविज्ञान की भूमिका है। क्या बनाया है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया है किसने, मनोविज्ञान ने। बालक की अवस्थाओं को महत्व दिया गया है, रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को महत्व दिया गया है। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व दिया गया है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिससे सर्वांगीण विकास बच्चे का होता है, इनको महत्व दिया गया है। इसके अलावा खेल आधारित विधियों को महत्व दिया है मनोविज्ञान के अंतर्गत। खेल आधारित विधियां किसने दी है, डॉल्टन ने दी है, मॉन्टेसरी ने दी है। इसके अलावा निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया गया है मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसमें, शिक्षा में निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया गया है, किसकी सहायता से, मनोविज्ञान की सहायता से। और बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा। आत्मानुशासन की धारणा प्रदान की जाती है, बच्चे में क्या किया जाता है, आत्मानुशासन पैदा किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान दिया है। नवीन ज्ञान का विकास जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। वही पूर्व ज्ञान जो है उसके आधार पर अगर नवीन ज्ञान का विकास करेंगे तभी बच्चे को समझ में आएगा। अगर उसका पूर्व ज्ञान ही कमजोर है तो फिर नवीन को कैसे समझेगा। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया है किसमें, शिक्षा इसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो भाई हर व्यक्ति के अंदर क्या होती हैं, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। कोई भी दो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया गया है किसके अंदर, मनोविज्ञान के अंदर। अब भाई हमारा फाइनली वो टॉपिक आ गया है जहाँ से जो चांसेज हैं क्वेश्चन आने के, वो है 99% क्वेश्चन आने के चांसेज यहाँ से है। इससे पहले का जो भी पढ़ा उससे 1% चांस है क्वेश्चन आने का। अब जो पढ़ेंगे इसके बाद का वो है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, जहाँ से आपके 99% चांस है क्वेश्चन आने का। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ आखिर क्या है। तो हम इसको दो टुकड़े में पहले समझ लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया क्या है, शिक्षा है। और व्यवहार का जो है अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। व्यवहार का जो है धनात्मक अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन है। देखिए, शिक्षा थी व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया और मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। तो भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में मनोवैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में योगदान पढ़ेंगे हम तो वो थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने, स्टैनले, फ्रॉवेल, हार्वर्ड, गाल्टन, इन्होंने दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, स्किनर है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया है। मैंने तो ये कुछ लिखे हैं, ये आपके यहाँ से तो कोई इस लाइन से तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं है। और आपके बात करें किंडरगार्टन जो नामक खेल विधि है वो किसने विकसित की, तो वह है आपके जर्मनी के फ्रॉवेल नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको किंडरगार्टन नामक खेल आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित की। फिर आपके मॉन्टेसरी एवं खेल विधि, मॉन्टेसरी जो खेल विधि है वो किसकी है, इटली की शिक्षिका मारिया मॉन्टेसरी ने दी। आपसे पूछे कि सबसे पहले खेल विधि से पढ़ाना किसने शुरू किया, या आपसे पूछे कि खेल विधि का जो है जनक कौन है, तो आप बताएंगे हेनरी कॉल्डवेल कुक, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के, इंग्लैंड के। तो अब आगे चलते हैं। आपसे पूछे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या दुनिया के पहले शिक्षा शास्त्री कौन, तो हैं वो हैं थॉर्नडाइक। आपसे पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन, तो वो है आपके थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक। फिर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं या अवधारणाएं। तो परिभाषाओं में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी स्किनर की परिभाषा। किसकी परिभाषा, स्किनर की। स्किनर की भी आपके 2-3 परिभाषाएं हैं
जिसमें से आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके ये जो पहले नंबर की परिभाषा लिख रखी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जाने कितनी एग्जाम्स में आपके पूछ रखा है। तो स्किनर जो है वो बोलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण व अधिगम से है। किससे है? शिक्षण व अधिगम से। और शिक्षण को आप क्या बोलते हैं? सिखाना भी बोलते हैं। अधिगम को क्या बोलते हैं? सीखना भी बोलते हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सिखाने व सीखने से है। किससे है? सिखाने व सीखने से है, या शिक्षण व अधिगम से है। तो ये आपके बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा है। फिर आपके स्किनर की सेकंड परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है आपके क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो आपके बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। आपको कीवर्ड्स यहाँ पर याद रखने हैं। स्किनर में आपने क्या याद रखा? सीखना व सिखाना की प्रक्रिया, और क्या बोल सकते हैं? शिक्षण व अधिगम बोल सकते हैं। ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं स्किनर की परिभाषा के अंतर्गत। क्रो एंड क्रो में आपको क्या याद रखना है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ये आपको कीवर्ड याद रखना है क्रो एंड क्रो के अंदर। फिर है आपके पील। पील क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि पील ने सबसे ज़्यादा जो है सरल परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान की, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अगर हम तोड़ना चाहें नॉर्मली तो हम क्या बोलेंगे? शिक्षा का विज्ञान। क्या बोलेंगे? शिक्षा का विज्ञान। तो सबसे ज़्यादा ईजी परिभाषा किसने दी है? पील ने दी है। ऐसे हम याद रख सकते हैं। और स्टीफन की परिभाषा की बात करें तो स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो स्किनर में आप क्या याद रखेंगे? अभिवृद्धि एवं विकास याद रखेंगे। शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास याद रखेंगे। फिर आप पढ़ेंगे ट्रो। ट्रो क्या कहता है? ये भी आपके आई हुई है एग्जाम में। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। क्या है? शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ऐसा बोलते हैं ट्रो। फिर है आपके एलिश क्रो क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। भाई, जो मानव सिद्धांत है उसके प्रयोग को प्रस्तुत करता है। ये मानव सिद्धांत किस विधि से प्राप्त किए हैं? वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। भाई, बहुत सारे मानव बोले तो मनोवैज्ञानिकों ने जो है बहुत सारे सिद्धांतों को प्रयोगों के थ्रू सत्यापित किया है। जैसे कि थॉर्नडाइक महोदय जो हैं उन्होंने किस पर प्रयोग किया है? उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। इसके अलावा पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बता दिए हैं। तो उनका प्रयोग किस में किया गया है? शिक्षण अधिगम में किया गया है। तो शिक्षण अधिगम को क्या करेंगे? वो प्रभावित करेंगे। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं? एलिस क्रो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? एलिस क्रो। ठीक है, इतनी बात। तो इसके आपकी जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी शिक्षा मनोविज्ञान की वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव या तत्व। अवयव या तत्व। अवयव या तत्वों की बात करें तो वैसे तो आपके 6 तत्व हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आपके शुरू के 3 इम्पोर्टेंट है। 3 तत्व क्या है इम्पोर्टेंट? एक है आपके अधिगमकर्ता या बालक, लर्नर। क्या है? लर्नर। इसमें अधिगमकर्ता या बालक की जो है बुद्धि आ जाती है, उसका विकास आ जाता है, या उसकी विकासात्मक विशेषताएं आ जाती है। जैसे कि उसका शारीरिक विकास कैसा है, उसका मानसिक विकास कैसा है, उसका संवेगात्मक विकास कैसा है, उसका सामाजिक विकास कैसा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? अधिगमकर्ता या बालक के अंतर्गत आता है। फिर है आपका नेक्स्ट तत्व है आपके अधिगम प्रक्रिया। क्या है? अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में आपके वो सभी तत्व शामिल होंगे जिसमें मानसिक प्रक्रिया हो, मानसिक शक्ति का प्रयोग हो। तो जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो आपके अधिगम प्रक्रिया में शामिल होंगी। जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं वो किसमें शामिल होगी? अधिगम प्रक्रिया में शामिल होगी। तो वो आपके मानसिक प्रक्रियाओं में स्मृति, या जिसको हम विस्मृति बोल सकते हैं। वैसे तो स्मृति और विस्मृति अलग अलग है, लेकिन स्मृति में क्या होता है? याद होता है। विस्मृति में क्या होते हैं? भूलते हैं। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे किसमें? आत्म प्रत्यय वाला जो हमारा टॉपिक है उस वाली यूनिट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर मानसिक प्रक्रियाओं में क्या क्या शामिल है? स्मृति या विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, चिंतन, लेखन, वार्तालाप, अभिप्रेरणा, संप्रत्य निर्माण, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट, सीखने के नियम व सिद्धांत, अधिगम, स्थानांतरण, ये आपके अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। देखिए ये जो 3 तत्व है ना आपके स्टार्टिंग के, अधिगम कर्ता या बालक, सेकंड अधिगम प्रक्रिया, थर्ड अधिगम स्थिति या अधिगम परिस्थिति, ये 3 जो तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, तो ये 3 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके अधिगम स्थिति या अधिगम परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन, जो हमारे कक्षा में या सीखने का जो हमारा वातावरण है, आसपास का जो माहौल है, वो जो है अधिगम स्थिति के अंतर्गत आता है, जिसमें अध्यापक की वृत्ति और व्यवहार, वातावरण, कक्षा प्रबंधन, अनुशासन, प्रविधियाँ टेक्निक आप समझ के होंगे। टेक्निक वो होती है जो अध्यापक जो है किस तरीके से पढ़ा रहा है। भाई अलग अलग अध्यापक की जो है पढ़ाने की टेक्निक अलग अलग होती है। जब भी तो कोई टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लगता है बच्चे को, और कोई जो है अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने का उनका स्टाइल। तो जो प्रविधियाँ हैं वो भी प्रभावित करती है किसको? अधिगम स्थिति या अधिगम परिस्थिति को। फिर है आपके मूल्यांकन, निर्देशन और परामर्श, इसको भी शामिल किया गया है किसके अंदर? अधिगम स्थिति के अंतर्गत। तो ये 3 तो आपके इम्पोर्टेंट हो गए। इसके अलावा हम 3 और पढ़ने वाले हैं जिन्हें आपके शिक्षा मनोविज्ञान के तत्वों में शामिल किया गया है। फिर है आपके अधिगम अनुभव। नेक्स्ट तत्व क्या है? अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी क्रियाएं, विषय वस्तु और अनुभव किस प्रकार दिए हैं ये आ जाता है। फिर है आपके नेक्स्ट तत्व शिक्षण स्थिति, जिसमें आपके विधियां आ जाती है, शिक्षण को पढ़ाने की जो है विधियां आ जाती है। फिर आपके मूल्यांकन, नेक्स्ट तत्व मूल्यांकन में आपके अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन आ जाता है। तो ये आपके तत्व कंप्लीट हो गए। इन 6 तत्वों में से 3 तत्व लिंडग्रेन ने भी बताए हैं। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के जो तत्व बताए हैं वो इन 3 में से जो स्टार्टिंग के 3 है वही 3 लिंडग्रेन ने बताए हैं। तो लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य 3 तत्व बताए हैं, एक अधिगम कर्ता, एक अधिगम प्रक्रिया और एक अधिगम स्थिति। क्या बताइए? अधिगम स्थिति। तो ये तीनों डिटेल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो यहाँ तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं है दोबारा से। और इन्हीं तीनों तत्वों को जो है मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र भी माना गया है। क्या माना गया है? मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, और आपको ऑप्शन में दे अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति और अधिगम स्टेटस, तो कौन सा शामिल नहीं होगा केंद्रीय क्षेत्र में? भाई अधिगम स्टेटस नहीं होगा, ठीक है ना। क्या नहीं होगा? अधिगम स्टेटस शामिल नहीं होगा। अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम स्थिति है। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे 3 तत्व। फिर बात है करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपके वैज्ञानिक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? वैज्ञानिक मानी जाती है। वैज्ञानिक क्यों मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति? क्योंकि भाई शिक्षा मनोविज्ञान में जो सिद्धांत है वो निश्चित है। सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब है कि हर स्थान पर समान है, हर परिस्थिति में समान है। अमेरिका में सेम है तो भारत में भी वही सिद्धांत रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्थानों पर जो है सिद्धांत चेंज हो जाएंगे। इसीलिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है इसके आधार पर सॉरी कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो है इसका क्रमबद्ध अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा नियंत्रित प्रयोग इसमें किए जाते हैं। परिस्थितियाँ क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा जो है शिक्षा मनोविज्ञान में निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित जो है यह जो है निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है, सामाजिक विज्ञान माना जाता है। व्यवहारिक विज्ञान क्यों माना जाता है भाई?
व्यवहार में इसका उपयोग होता है। सामाजिक विज्ञान क्यों माना जाता है? नियम इसके जो है समाज पर लागू किए जा सकते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको अनुप्रयुक्त विज्ञान माना जाता है। किसको? शिक्षा मनोविज्ञान को। अप्लाइड साइंस माना जाता है। अप्लाइड क्यों माना जाता है? क्योंकि भावी जीवन में उपयोगी है। ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को जो है विकासशील या विकासशील व प्रगतिशील विज्ञान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें निरंतर नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। यह क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन जो है होते रहते हैं। इसके अलावा इसको विधायक या सकारात्मक विज्ञान माना जाता है। विधायक विज्ञान क्यों माना जाता है? क्योंकि कारणों पर बल दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? कारणों पर बल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स नियमों पे इसमें जो है चला जाएगा। इसके अलावा इसको स्वीकारात्मक विज्ञान माना जाता है। किसको? शिक्षा मनोविज्ञान को। क्यों? क्योंकि भाई इसमें मानव व्यवहार की व्याख्या की जाती है। वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग होता है, न कि अवैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग होता है। किन विधियों का प्रयोग होता है? वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो है इसको प्रयोगात्मक विज्ञान माना जाता है, प्रैक्टिकल साइंस माना जाता है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। इसके अलावा जो है शिक्षा मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट क्यों है भाई? विशिष्ट विज्ञान कैसे है ये? इसका शिक्षा में प्रयोग हो रहा है, शिक्षण अधिगम में इसका महत्व है, इसलिए क्या है? विशिष्ट है। किस फील्ड में? शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट क्षेत्र है इसका। वो कौन सा है? शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहार के तथ्यों व सिद्धांतों का अध्ययन करता है, जिनका शिक्षण व अधिगम के महत्व है, इसलिए इसको विशिष्ट विज्ञान माना जाता है। आपको जो है ये जो थ्योरी है ये याद रहे ना रहे, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। विशिष्ट विज्ञान है, शिक्षात्मक विज्ञान है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थ्योरी लिख रखी है, जबकि आपको एग्जाम में याद रखना है क्या? कि भाई ये विशिष्ट विज्ञान है। और विशिष्ट विज्ञान क्यों है उसके लिए मैंने आपको थ्योरी याद करने के लिए लिख दी है। फिर है आपके शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षात्मक विज्ञान है। क्यों भाई? क्योंकि शिक्षा प्रदान करता है। हम भाई साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो हमें शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। तो भाई इसको शिक्षात्मक विज्ञान माना गया है। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान को प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान अकादमिक विषय है। कैसा विषय है? अकादमिक विषय है। साइकोलॉजी को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? फिर ये तो हो गई भाई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या थी। भाई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हमने पढ़ ली है। अब आपके एग्जाम में जो है लैंग्वेज चेंज होके आएगी तो आप जो है क्वेश्चन में गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपके PYQ में ये जो पॉइंट आए थे उसमें इसको भी मैंने आपको बता रही हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में क्या शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है। तो भाई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति शुद्ध विज्ञान नहीं माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को मानकीय विज्ञान नहीं माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को आदर्शमूलक विज्ञान नहीं माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को नियामक विज्ञान नहीं माना जाता है, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना जाता है? विधायक विज्ञान माना जाता है, सकारात्मक विज्ञान माना जाता है, न कि नियामक विज्ञान माना जाता है। क्योंकि नियामक विज्ञान जो होता है, आदर्शमूलक विज्ञान जो होता है, मानकीय विज्ञान जो होता है, शुद्ध विज्ञान जो होता है, उसमें आपके चाहिए पर आधारित होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान तर्क, क्यों, कैसे, इस पर आधारित होता है, न कि चाहिए के अर्थ पर आधारित होता है। ठीक है, इतनी बात। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है या विधायक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। फिर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। विशेषताओं की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा जो है सत्य की खोज में रहता है। यह एक सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण करता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण, जिसको हम सीखना बोल सकते हैं, अधिगम जिसे हम सीखना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीखना से संबंधित है। ऐसा कौन बोल रहा है? स्किनर बोल रहा है। हम परिभाषाओं में पढ़ चुके हैं इसको कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण व अधिगम से संबंधित है, सीखना व सिखाने से संबंधित है। क्या है? सीखना व सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आता है। ऐसा हमने परिभाषाओं में पढ़ लिया है। किसने बोला? स्किनर ने बोला।
इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि जो है वो गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो है दूसरा नाम क्या है, तो वो है आपके विकासात्मक मनोविज्ञान। दूसरा नाम क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान। फिर है आपके शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं है, विस्तार की कोई भी सीमा नहीं है। फिर आपसे पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शाखा किसकी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारात्मक मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसको वो जो है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है। सामान्य मनोविज्ञान क्या है, व्यापक मनोविज्ञान है, जिसकी एक शाखा है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक शाखा है किसकी, सामान्य मनोविज्ञान की। इसलिए अगर सामान्य मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की तुलना की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो सामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र की तुलना में क्या है भाई, सीमित है। क्या है, सीमित है। जबकि अगर आपसे पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विस्तार की कोई सीमा है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, विस्तार की कोई भी सीमा नहीं है। जबकि सामान्य मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की तुलना करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। क्यों, क्योंकि भाई सामान्य मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य जो है वो शिक्षा, शिक्षार्थी तथा शिक्षक से संबंधित सभी कार्यों में सहायता प्रदान करना है। ये तो आप नॉर्मली जानते हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण में क्या करता है, शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। मुख्यतः जो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। मुख्यतः किससे संबंधित है, शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक कार्य आपसे कोई पूछे तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक कार्य है शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक की प्रभावशीलता का विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य आपसे पूछे तो अधिगम की प्रभावशीलता को बढ़ाना प्रमुख कार्य है। इसके अलावा शिक्षा के क्या और क्यों से संबंधित है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है, ऐसा कौन बोलता है, स्किनर बोलता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है, ऐसा कौन बोलता है, स्किनर बोलता है। अब आपका शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है। आखिरकार शिक्षक जो है किस प्रकार से यूज लेता है शिक्षा मनोविज्ञान को, तो भाई बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझता है शिक्षक, किसकी सहायता से, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। विकासात्मक विशेषताओं से मतलब हो गया आपके बालक की जो है सामाजिक विकास कैसा है, शारीरिक विकास कैसा है, मनोवैज्ञानिक विकास कैसा है, संवेगात्मक विकास कैसा है। इसके अलावा बालकों की समूहगत्यात्मकता को समझना, समूहगत्यात्मक जैसे कि बालक जो है किस अवस्था में किस प्रकार के समूह बना रहा है, बाल्यावस्था में किस प्रकार के समूह बनाता है, किशोरावस्था में किस प्रकार के समूह बनाता है। इसके अलावा शिक्षण की जो है प्रभावी विधियों को समझना शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है, उपयोगिता है। इसके अलावा शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद या आत्मज्ञान में मदद, ये भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। इसके अलावा शैक्षिक समस्याओं को दूर करने में, इसके अलावा बालक की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में सहायक है। इसके अलावा बाल विकास का ज्ञान प्रदान प्राप्त करने में सहायक है। इसके अलावा बात करें बच्चों के स्वभाव को जानना, जन्मजात स्वभाव को जानना, बालक को समझना, ये भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। भाई आप एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे ना तो इनको तो अगर आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया, तो आपको इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप एग्जाम में कर सकते हैं इनको। ये नॉर्मल सी बात है भाई, बच्चे के स्वभाव को जानेंगे, उसके जन्मजात स्वभाव को जानेंगे, बालक को हम समझेंगे किसके थ्रू, शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू। इसके अलावा चरित्र निर्माण में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अलावा अध्यापक और छात्र संबंधों को सुधारने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है।
किसका? अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। इसके अलावा बालक में जो है आत्मानुशासन स्थापित करने में सहायक है। विद्यार्थियों के जो है सर्वांगीण विकास में सहायक है। निर्देशन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। समय सारणी का निर्माण करने में सहायक है। उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है। इसके अलावा शिक्षण को जो है प्रभावी बनाने में सहायक है। इसके अलावा बालकों की जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में सहायक है। विद्यार्थियों की कमजोरियों या असफलताओं को जानने में सहायक है। विविध अधिगमकर्ताओं या व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के लिए उपयोगी है। विविध अधिगमकर्ता का मतलब क्या हो गया? सभी बालक या सभी व्यक्ति जो है समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, तो उसके अध्ययन के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? उपयोगी है। इसके अलावा आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। इसके अलावा अध्यापक की स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा गैरीसन महोदय बोलता है। इसके अलावा बात करें शिक्षक के विद्यार्थी के विकास को समझने, क्षमताओं को जानने, सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा पील कह रहा है। ठीक है, आपको पील याद रहे ना रहे, आपको याद क्या रखना है कि शिक्षक के विद्यार्थी के विकास को समझने, क्षमताओं को जानने, सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये आपकी जो है उपयोगिता हो गई कंप्लीट। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। किसके लिए? शिक्षक के लिए। अब हम आगे जो है बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है ये हम पढ़ेंगे। और ये आप जो है ना भी पढ़ें तो भी आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि बालक के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये नहीं लगे कि भाई क्वेश्चन आया कहाँ से है। आप एक बार उसको देख लेंगे तो कम से कम आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। तो विद्यार्थी के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, इसके बारे में जो है विलियम जेम्स क्या कथन दे रहे हैं अपनी पुस्तक टॉक टू टीचर्स में बोल रहे हैं। ये टॉक टू टीचर्स शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जो कहते हैं विलियम जेम्स की शिक्षण जो है उसके प्रत्येक स्थान पर मनोविज्ञान सम्मत रहता है। मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है क्या? शिक्षण। मनोविज्ञान जो है हमें गलत धारणाओं, नियमों और त्रुटियों से बचाता है। इसके बाद बात करते हैं कि विद्यार्थी के लिए क्या उपयोगिता है। तो स्वयं की योग्यता और शक्तियों को जानने में क्या उपयोगिता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ठीक है, फिर ध्यान व रुचि जागृत करने में भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। नेक्स्ट बात करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान देने में भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। स्वयं मूल्यांकन करने में, व्यवहार का परिमार्जन करने में, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में, शारीरिक व मानसिक विकास का ज्ञान में, रुचि व मूल प्रवृत्तियों को जानने में, आत्म मूल्यांकन के अंदर। तो ये आपके शिक्षार्थी के लिए उपयोगिता होगी किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र या संबंधित विषय सामग्री। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो स्किनर बोल रहे हैं, स्किनर महोदय क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान व विधियाँ शामिल हैं जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने व निर्देशित करने में सहायक है। ठीक है, क्रो एंड क्रो बोल रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। क्या है? सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है उसमें हम मानव का अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन करते हैं, मानव का जो है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का अध्ययन करते हैं, मानव के जो है व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मानव की जो है लिंग और जाति का अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाता है। किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? लिंग और जाति का अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये विशेषकर याद रखना है आपको
इसके अलावा किसका अध्ययन किया जाता है? मानव की बुद्धि का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव की जो है रुचि, मूल प्रवृत्तियों, संवेगों, अभिरुचियों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों का अध्ययन किया जाता है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन करेंगे और शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो है वंशानुक्रम और वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। अधिगम व अभिप्रेरणा का भी अध्ययन किया जाता है। अभिव्यक्ति और व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यवहार की बात करें तो व्यवहार जो है 3 तरह का है: भावात्मक व्यवहार, ज्ञानात्मक व्यवहार और क्रियात्मक व्यवहार। भावात्मक व्यवहार के अंदर आपके संवेग, अनुभूति और भावना को रखा गया है। क्रियात्मक व्यवहार के अंदर आपके चलना, खेलना, दौड़ना, कूदना, इनको शामिल किया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, और ऑप्शन में आपको दे दिया चलना, खेलना, दौड़ना, लिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा? लिंग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि चलना जो है इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर करेंगे, खेलने का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर करेंगे, दौड़ने का, कूदने का, संवेगों का, भावना का, इन सब का अध्ययन किसके अंदर करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है आपके शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। शारीरिक संरचना, वही जब हम वृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं, विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो शारीरिक संरचना किससे, शारीरिक संरचना का संबंध किससे? वृद्धि से ही है। अगर हमारे शरीर में वृद्धि की कमी होगी तो शारीरिक संरचना भी तो प्रभावित होगी। तो वही हम जो भी साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक्स पढ़ते हैं वो तो इसमें नॉर्मली आएंगे ही आएंगे। हम वृद्धि पढ़ते हैं, विकास पढ़ते हैं, व्यक्तित्व पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा पढ़ते हैं, हम संवेग पढ़ते हैं, आत्म प्रत्यय पढ़ते हैं, मानसिक क्रियाएं पढ़ते हैं, रुचि पढ़ते हैं, अभिरुचि पढ़ते हैं। तो वो सब के सब जो है यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री या क्षेत्र में शामिल होंगे। तो आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक्स ये सब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब सिलेबस के अंदर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता ही है कि भाई ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो है मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया में आपके संवेदना शामिल किया जाता है, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय निर्माण, ध्यान, चिंतन, सीखना, कल्पना, इन सब का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। इसके अलावा जो है शारीरिक प्रक्रियाएं, शारीरिक प्रक्रियाओं में आपके रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर, बीपी, नाड़ी गति, पल्स रेट, इसके अलावा हार्ट, हार्ट की धड़कन, इनका अध्ययन किया जाता है। जितनी भी शारीरिक प्रक्रियाएं उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा निर्देशन परामर्श का अध्ययन किया जाता है, समायोजन का अध्ययन किया जाता है। समायोजन आपके टॉपिक है कि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान में है ना आपके सिलेबस के अंदर। तो भाई जो सिलेबस के अंदर है वो तो है ही है इसकी विषय सामग्री या क्षेत्र में शामिल। इसके अलावा मापन एवं मूल्यांकन, इसका अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो है आत्म प्रत्यय का अध्ययन किया जाता है। आत्म प्रत्यय के अन्य नाम है स्वधारणा, आदर्श प्रत्यय, स्व प्रत्यय, उच्च आदर्श अभिक्षमता। तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपके हो गया क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री या क्षेत्र। फिर आपके वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या है? यह आपके 2017 में क्वेश्चन पूछा है। इस अनुदैर्ध्य अध्ययन को अग्रदर्शी विधि भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या है? जब एक ही विषय के विकास का जो अध्ययन है वो अधिक समय अवधि तक किया जाता है या निर्धारित समय के लिए किया जाता है। निर्धारित समय जैसे कि 1 महीने के लिए, 4 दिन के लिए, ऐसे निर्धारित समय के लिए जो अध्ययन करेंगे एक ही विषय का, वो आपका अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाएगा। जबकि आपके अनुप्रस्थ काट अध्ययन क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या है? एक समय में जो अध्ययन है, किसी निश्चित समय में जो अध्ययन है वो अनुप्रस्थ काट अध्ययन होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो आपके अनुदैर्ध्य अध्ययन से 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा बात करें कि शिक्षा में जो है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो वो रूसो नाम के मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है। या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका संबंध किससे संबंधित है? बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। तो बाल केंद्रित जो है शिक्षा, इसको लाने का श्रेय दिया जाता है रूसो को। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसका दिया जाता है? रूसो को। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक
कि शिक्षा में और शिक्षा मनोविज्ञान में आखिर क्या अंतर है। तो भाई शिक्षा जो है वो व्यापक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सीमित है। ये जो शिक्षा है ये क्या है, व्यापक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सीमित है। शिक्षा जो है साध्य है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, साधन है। साध्य क्या होता है, जिसे प्राप्त किया जाता है, और साधन क्या होता है, जिसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो साध्य क्या हो गया, शिक्षा। शिक्षा क्या है, साध्य है, जिसे हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गया, साधन हो गया। साधन मतलब इसके शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम शिक्षा को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसके अलावा शिक्षा जो है वो संश्लेषणात्मक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विश्लेषणात्मक है। इसके अलावा शिक्षा जो है उसका संबंध आदर्श मूल्यों जीवन उद्देश्य से संबंधित है, क्या, शिक्षा। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान इनको प्राप्त करने में सहायक है। किनको प्राप्त करने में, आदर्श मूल्य और जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है, क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अलावा शिक्षा को जो है, शिक्षा जो है आदर्श मूलक विज्ञान मानी जाती है, अर्थात ये जो है मानक रूप या चाहिए पर आधारित है। किस पर आधारित है, मानक रूप या चाहिए पर आधारित है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विधायक विज्ञान है। हम पढ़ चुके हैं कि यह एक विधायक विज्ञान है, न कि आदर्श मूलक विज्ञान। क्योंकि ये जो है ये तर्क क्यों और कैसे पर आधारित है, न कि चाहिए पर आधारित। किस पर आधारित है शिक्षा मनोविज्ञान, तर्क पर, क्यों कैसे पर, न कि इसमें चाहिए होता है। चाहिए किस में होता है, शिक्षा में चाहिए होता है। इसके अलावा शिक्षा जो है आपके एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान आपके मनोवैज्ञानिक, भावात्मक व मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक व मानसिक प्रक्रिया है। ये आपके जो है शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर कंप्लीट हो गया। अब भाई थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन लेके आई हूँ जिनमें आपके डाउट रह सकता है। इनको पढ़ने के बाद में भी आप इन क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके डाउट रह सकता है। इनको मैं अभी इसी क्लास में क्लियर कर देती हूँ। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें PYQ की क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, प्रेरक के रूप में है, या मार्गदर्शक के रूप में है, या दार्शनिक के रूप में है, या सहभागी के रूप में है। तो वही शिक्षक की जो भूमिका है वो जॉन डीवी के अनुसार हमें बतानी है। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक की भूमिका सहभागी के रूप में है। आप कहेंगे भाई मार्गदर्शक के रूप में क्यों नहीं है। तो भाई मार्गदर्शक के रूप में भी शिक्षक की भूमिका होती है और सहभागी के रूप में भी होती है। ये इनमें आपको दो में डाउट होगा, भाई मार्गदर्शक और सहभागी दोनों ही सही लग सकते हैं आपको। इनमें तो आप जो है देखते ही आप इनको कट कर सकते हैं, लेकिन इन दो में आप अटक जाएंगे। इन दो में अटक जाएंगे तो इसका सोल्यूशन क्या है, भाई आपको जॉन डीवी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जॉन डीवी जो है बाल केंद्रित शिक्षा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, जिसमें बालक सक्रिय होता है। और बालक सक्रिय कब होगा, जब भाई उसको कार्य करने के लिए दिया जाएगा, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। जबकि अगर आप देखें शिक्षक को अगर मार्गदर्शक के रूप में रखें, तो मार्गदर्शक होगा जो आपको मार्ग बताएगा। मतलब शिक्षक आपको रास्ता बताएगा और विद्यार्थी उस रास्ते पर चलेगा। जबकि सहभागी के रूप में अगर शिक्षक की भूमिका को देखें, तो शिक्षक उसमें शिक्षार्थी की, विद्यार्थी की सहायता करेगा जहाँ पर वो अटक रहा है। इसलिए इसमें विद्यार्थी ज़्यादा सक्रिय रह रहा है, किसमें, सहभागी के रूप में। जब शिक्षक कार्य कर रहा है तो विद्यार्थी क्या रह रहा है, बालक क्या रह रहा है, सक्रिय रह रहा है। इसलिए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा जॉन डीवी के अनुसार, सहभागी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या रह रहा है, सक्रिय ज़्यादा रह रहा है। इसलिए जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, सहभागी के रूप में है। फिर है आपके शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या शिक्षक महत्वपूर्ण है, या पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण है, या अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, या विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि काफ़ी बुक्स के अंदर वो टाइपिंग एरर है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इसमें आंसर जो है अधिगम प्रक्रिया माना हुआ है, जबकि इसका आंसर है आपके विद्यार्थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है शिक्षा के क्षेत्र में वो किसको माना जाता है, विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थी सर्वोपरि होता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है।
फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। भाई ये सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ हैं, पूछ रखे हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा हुआ नहीं है। तो आपसे पूछ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है शाखा है, किसकी शाखा है? तो आपका क्या समाज मनोविज्ञान की शाखा है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है, या विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा है, या प्रायोगिक मनोविज्ञान की शाखा है? तो आप इसमें डाउट हो सकता है आपको इसमें, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान भी है, व्यवहारिक मनोविज्ञान भी है, विकासात्मक मनोविज्ञान भी है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम ही क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि नहीं होंगे? कन्फ्यूज हो गए? तो भाई आपको ये याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अगर शाखा पूछ रहे हैं तो शाखा में आपको करना है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, जबकि आपसे पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे विकासात्मक मनोविज्ञान। और आपसे जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पूछे तो प्रकृति में तो ये चारों ही प्रकृति में क्या है, शामिल है, चारों ही प्रकृति में क्या है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? अब प्रकृति है और नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है कि है पूछा है कि नहीं पूछा है। तो पहला कह रहा है कि यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। तो भाई आप इसमें डाउट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो चारों ही आपको सही लगेंगी, और हमें यहाँ पर छांटना है सबसे ज़्यादा सही कौन है, सबसे ज़्यादा सही कौन है। भाई गलत तो इसमें है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही हमें छांटना है। अब सबसे ज़्यादा सही क्या होगा? सबसे ज़्यादा सही होगा यहाँ पर शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो स्टेटमेंट तो आपके और भी सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा है आपके, सबसे सही है आपके फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का? शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक की प्रभावशीलता का विकास करना। अब स्टेटमेंट ऑप्शन तो आपके जो है ये और भी सही हैं, जो है चारों ही ऑप्शन आपके सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है आपके वो चौथा ऑप्शन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शैक्षिक प्रक्रियाओं की अच्छी समझ, प्रभावी शिक्षण के लिए शैक्षिक पृष्ठभूमि बनाना, शैक्षिक अनुसंधान के लिए एक सैद्धांतिक ढांचे का विकास करना, और शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक की प्रभावशीलता का विकास करना। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भाई प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्राथमिक कार्य क्या है, शिक्षक की प्रभावशीलता का विकास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप उसका जो है कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है।